रहीम बेटा, आज हमारा 6th चैप्टर का दूसरा लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने कल छोड़ा था वो हमें पढ़ना पड़ेगा एंड दैट इज़ अबाउट दी, जब हमने एक बात की थी कि एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, याद आया ना? तो हमने ये बात कही थी कि सर जो बायोकैटालिस्ट होते हैं वो एक रिएक्शन की स्पीड को दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। और मैंने वहां पे आपको एक बात कही थी कि ये कैसे करते हैं। तो फिर बेटा हमने कहा था बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। अब चीज आती है बेटा, सवाल एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कल रह गया था टाइम की कमी की वजह से, दैट इज हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। सर स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बट नाउ हाउ दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बेटा। वो 3 तरीके हैं। देखो कई दफा ऐसी चीजें होती हैं, ये एक सबस्ट्रेट, उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाना चाहता हूं, वो है सबस्ट्रेट। क्या है बेटा? सबस्ट्रेट उस चीज को कहते हैं द मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट्स। जिस मॉलिक्यूल पे एंजाइम एक्शन करता है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है। अच्छा बेटा, फर्ज किया ये सबस्ट्रेट है एक है और ये एक दूसरा सबस्ट्रेट है तो इन दोनों ने आपस में जुड़ना है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, इससे अगला टॉपिक है। तो अगर इन दोनों सबस्ट्रेट्स ने आपस में जुड़ना है लेकिन इन दोनों पे चार्ज सेम है तो अगर इन पे चार्ज सेम है तो इसका मतलब यह है बेटा कि ये आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एंजाइम कैन अल्टर द चार्ज ऑफ दिस। इसका अगर दोनों का नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो फिर इनका आपस में रिएक्शन हो जाए। समझ आ गई बात की? तो एंजाइम्स कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय अल्टरिंग द चार्ज। दूसरा, समटाइम सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट होती है, तो शेप उनकी आपस में सही कमिट नहीं करती, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता। तो एंजाइम उसकी शेप को बदल सकता है। और तीसरा, वही मैंने आपको याद कराया था, एक का मुंह उधर है एक का उधर है, तो दोनों को इधर बुला के आओ जी लड़ो, है ना? तो दैट वाज बाय ब्रिंगिंग द सबस्ट्रेट्स इन करेक्ट ओरिएंटेशन, उनको एक दूसरे के सामने लाना। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन को बेटा मैं लिखता हूं, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी by number 1 altering the shape of substrate, number 2 altering the charge on the substrate, and number 3 by bringing the substrates in correct पोजीशन या करेक्ट ओरिएंटेशन। सही है। ये है वो मेथड जिनके जरिए एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करते हैं। इसके अलावा बेटा आगे कुछ अगले पेज के ऊपर कुछ आपको 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। एक जो हमने असल में बताना था, दैट इज इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। बेटा इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेलुलर का मतलब सेल। तो ये एंजाइम वो हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हैं वो बेटा सेल के बाहर काम करते हैं, यानी सेल के बाहर बाकी बॉडी के अंदर। मसलन अभी हमारा मैदा है, मैदा हमारा सेल्स का जरूर बना हुआ है लेकिन उसके एंजाइम्स सेल के बाहर आके काम करते हैं। तो स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स काम करते हैं, मसलन पेप्सिन, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर काम करते हैं। फिर कुछ एंजाइम प्रोटीन सेल के अंदर काम करते हैं। मसलन अभी हम पढ़ेंगे
अगले चैप्टर में ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम या फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस तो सेल्स के अंदर होता है, या रेस्पिरेशन तो सेल्स के अंदर होती है, रेस्पिरेशन का एक स्टेप है बेटा, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये अगले चैप्टर में 7वें में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जितने एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो सेल के अंदर काम करते हैं और उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। समझ आ गई? एक एंजाइम ऐसा भी है जो हमारी ओरल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर काम करता है। भला बताओ, हाँ वो इंट्रासेलुलर होगा कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि वो भी बाहर आके काम कर रहा है, सेल्स के बाहर आके, उसे उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। हम इसके बारे में 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया कि ये छोटी सी बात जो कि पिछले वाला टॉपिक रहता था, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बेटा, एक ये और एक आगे आएगा, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आप यकीन माने इन दोनों में से, या एक तीसरा भी इस चैप्टर में है, उन तीनों में से एक लॉन्ग पेपर में जरूर आएगा, कंफर्म्ड इंशाल्लाह, सही है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने कुछ अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और इसको आप लिख के भी लाएंगे घर से, आपने पिछला काम भी चेक कराना है मुझे, ठीक है ना। तो बेटा जी बिस्मिल्लाह करते हैं। याद रखें, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम आ जाए आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो सबसे पहले पहली हेडिंग के तौर पे आप एंजाइम्स की डेफिनेशन लिखेंगे। समझ आ गई बात की? और वो आप अच्छी तरह जानते हैं, सही है। ऊपर लिखेंगे एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायोकैटालिस्ट, ठीक है, यानी दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये तो पता लग गया। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में उसकी कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स देते जाएंगे और फिर उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे। समझ आ गई? तो जो सबसे पहली हेडिंग्स है तो उनको हम कहते हैं बेटा दी नंबर 1, यानी ये तो एंजाइम की तो ऊपर आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके नीचे आप नंबर 1 हेडिंग देंगे, दैट इज द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर बेटा, केमिकल नेचर अगर एंजाइम्स की देखें तो एंजाइम्स ऑब्वियसली आपको पता है दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो आप लिखेंगे कि जनाब एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और केमिकली प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपको पता लग गया, ये पहली हेडिंग है। दूसरी हेडिंग हम बेटा कहते हैं, वो हेडिंग का नाम आप लिखेंगे बायोकैटालिस्ट। और इसको आप किस तरह एक्सप्लेन, नाम से जाहिर है बायोकैटालिस्ट से मुराद ये है कि दे विल स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो एंजाइम्स दे स्पीड अप द बायोकेमिकल, ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स की मदद से चलते हैं उनकी स्पीड उन रिएक्शंस की निस्बत जो एंजाइम्स की मदद से नहीं चलते ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है, सही है। इधर लिखा है 100 ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ द अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस, सही है। तो हम कहेंगे दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरी हेडिंग जो है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। इसके ऊपर एक टॉपिक पूरा अलग से भी आएगा, लेकिन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम ये हेडिंग बनेगी। स्पेसिफिसिटी का मतलब पता है क्या होता है बेटा? याद रखें, स्पेसिफिक का मतलब क्या है। देखिए जी, मैं अभी जा रहा हूं, मैं अपने बाइक पे चला गया घर, और मैं वहां घर जाके तो मैंने वहां पे बैठ गया और मैंने अपने ही घर का दरवाजा खटखटाना है ना, अगर मैंने घर जाना है, या अपने घर के अंदर ही बगैर पूछे दसे दरवाजा खोल के ताला और अंदर चले गए, किसी दूसरे घर में तो नहीं जा सकते ना, आई एम वेरी स्पेसिफिक टू माई होम, मेरा घर ही वो है और तो कोई मुझे घुसने भी नहीं देगा। समझ आ गई बात की? तो इसी तरह एंजाइम भी अपने अपने रिएक्शन के, ये नहीं है कि आप कोई भी रिएक्शन में एक एंजाइम को डाल दें, किसी दूसरे रिएक्शन में भी उसी एंजाइम को डाल दें, किसी तीसरे रिएक्शन को स्पीड करने के लिए भी उसी एंजाइम, नहीं 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 नहीं। एंजाइम एक खास रिएक्शन को या एक खास सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्शन कर सकता है। मसलन आपने जो
गोश्त खाया, उसमें जो प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ने के लिए एंजाइम अलग है, और उस गोश्त के अंदर जो आपने साथ में तेल खाया, ऑयल खाया, ठीक है, या लिक्विड वो जो घी खाया, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम अलग है। वो साथ में जो आप रोटी शरीफ खा रहे हैं वो उसको तोड़ने के लिए एंजाइम अलग है। सही है। एंजाइम्स आर, आप लिखेंगे इसमें एंजाइम, वो बाकी सारे किताब की बातें तो लिखेंगे ही आप, तो आप लिखेंगे एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू टू थिंग, टू नंबर 1 नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन करना है। नंबर 2 नेचर ऑफ रिएक्शन। सही है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्शन के ऊपर, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। खैर वो स्पेसिफिसिटी वाले चैप्टर में टॉपिक में आएगी भी कि जी मसलन प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स को प्रोटीएजेस कहते हैं, या लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम को लाइपेजेस। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन क्या क्या करता है, वी विल टॉक अबाउट। और आगे बेटा याद रखिएगा तकरीबन सारे तो नहीं मैं कहता, लेकिन जिस बायोलॉजी में जिस केमिकल कंपाउंड के एंड में ASE आ जाए ना, वो आमतौर पे एंजाइम ही होता है, याद रखिएगा। कई दफ़ा आपको MCQ में पता नहीं लग रहा होता ये क्या क्या चीज़ों के नाम लिखे हुए, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे है। मसलन फर्ज कि आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आपको एक्टिन पूछी गई, मायोसिन पूछेगी, फिब्रिन पूछेगी, और साथ में पूछा गया जी अमाइलेज, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमाइलेज तो ये एक एंजाइम है, तो ASE तो एंजाइम तो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर टिका। बाकी तीनों फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। कई दफ़ा सवाल आउट ऑफ द वे भी आता है, तो उसको भी हल करने के टैक्टिक्स ज़रूर होते हैं। अंदाज़ा आपको उसी क्वेश्चन के अंदर से कुछ ना कुछ हिंट मिल रही होती है, तो आपने उसको उस तरह से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हेडिंग आपने देनी है बेटा एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट का मतलब क्या? देखें बेटा फर्ज किया मैंने अगर किसी बंदे को तोड़ना है, मतलब मैं उसको पकड़ के तो बजाना है, ठीक है, तो एंजाइम मैं क्या अपने जाके उसको वैसे बजूंगा? पूरी बॉडी तो मेरी हिस्सा नहीं, मैं एंजाइम हूं, है ना, मैंने ये चीज को तोड़ना है, ये जो चीज है, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली उसको पकड़ूंगा ना, और उसको पकड़ के मारूंगा, है। ये तो नहीं कि मैं अपना सर बजाऊं उसके अंदर अपने आप को ऐसे, तो मुझे ही दर्द होगा। तो एंजाइम भी पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। एंजाइम all the structure of the enzyme is not directly involved in the catalysis. Catalysis मतलब catalytic activity, मतलब speeding the reaction. Only a small portion of the enzyme. मेरे हाथ मेरी एक्टिव साइट है, मैं उसको पकड़ूंगा। Only a small portion of the enzyme which is directly involved with the in the reaction in the catalysis या कैटालाइटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी। सही है, तो दैट पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो अगर मैं लिखूं तो दी स्मॉल पोर्शन या पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड in catalysis is called active site. समझ आ गई जनाब? Small portion of the enzyme which is directly involved in the catalytic activity, that is called as the active site. बेटा एक्टिव साइट ना दो चीजों की, अगर आप गौर करें मेरे दोनों हाथ मेरी एक्टिव साइट थे ना, तो मैं एक हाथ से पकड़ता हूं और दूसरे हाथ से मारता हूं, तो ये बाइंडिंग कैटालाइट एक्टिव साइट के दो पार्ट होते हैं। बाइंडिंग साइट जो पहले देखती है ये है, फिर उसको पकड़ लेती है, और फिर दूसरी को कहते हैं हम कैटालाइटिक साइट। ये किताब में नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूं, बाइंडिंग साइट इज इन्वॉल्व इन दी इन रैकग, हम मैं लिख देता हूं। इसके दो पार्ट हैं एक्टिव साइट के। पहला पार्ट क्या है? बाइंडिंग साइट, और दूसरी क्या है? कैटालाइटिक साइट। कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट का काम क्या होता है? रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना कि हाँ यही है, एंड
बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट, सही है। और जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है उसका मकसद क्या होता है? हाँ, ब्रेकिंग डाउन द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट को तोड़ती है कैटालाइटिक साइट, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस होती है, ठीक है। और जो बाइंडिंग साइट है वो उसका काम सिर्फ दूसरा होता है। तो बेटा ये भी हमें पता लग गया कि एक्टिव साइट क्या होती है। और ठीक है जी, एंजाइम। अच्छा, अब चलो अगला हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी टाइम खत्म हो गए हैं, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने, मैं स्लोली जानबूझ के इसको पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास बड़ा टाइम है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज।